प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस समारोह को किया संबोधित। लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार किए वितरित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नोएडा में सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, खेलों के बदलते माहौल में बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया देश का नाम। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% किया। 1 जनवरी 2023 से देय होगा बढ़ा हुआ डीए। और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया अब करनाल में देश की पहली सीएससी उड़ान अकेडमी करेगी स्थापित। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम ने घरोंडा में तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर नई दिल्ली में सिविल सेवकों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएम ने लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किए। इसके अंतर्गत अलग अलग वर्गों में कुल 15 पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा उन्होंने गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर 2 ई कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को विशेष रूप से अमृतकाल के दौरान कठिन परिश्रम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पहले की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए और सिविल सेवा अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश और आप सभी के प्रयासों से सिस्टम बदला है और देश के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। जन्म ही नहीं हुआ, वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आज देश के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला है। देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप सब इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत सिर्फ आधुनिक बुनियादी ढांचा या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षा को सपोर्ट करे। भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नोएडा में हो रही 4 दिवसीय संसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस स्पर्धा में 12 खेलों में करीब 2000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर युवाओं में खूब उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि देश में खेलों के बदलते माहौल के बीच बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। भारत की बेटियों ने भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। मेरे भाई, मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स में गई, भारत के लिए पहला मेडल जीतने का काम मीराबाई चानू ने किया। और उसी मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम भारत के लिए किया। भारत की बेटियां यही नहीं रुकी। पीवी सिंधु ने अगर रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का काम किया तो टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल जीतकर एक ऐसी बेटी भारत की आगे आई जिसने कंसेक्टिव ओलंपिक्स में यानी कि एक के बाद दूसरे ओलंपिक्स में मेडल जीतने का काम किया। उन खिलाड़ियों ने जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं
उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन लेने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2023 से देय होगा। कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का एरियर मई 2023 में दिया जाएगा। सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने डीए में बढ़ोतरी का पत्र जारी किया। कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया अब करनाल के घरोंडा की एक शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर देश की पहली CSC उड़ान अकेडमी स्थापित करेगी। आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक टीम ने घरोंडा में संस्थान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। ऑल इंडिया CSC सेंटर के CEO ऋषिकेश पठानकर ने कहा कि ये सेंटर डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है और हम 6000 CSC केंद्र पूरे देश में चला रहे हैं। घरोंडा के बसताड़ा गांव में पहली ड्रोन अकेडमी शुरू होने जा रही है। यहां से ट्रेनिंग के बाद युवा कृषि, फोटोग्राफी और मनोरंजन आदि अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं। जिला करनाल में पहली CSC अकेडमी, CSC ड्रोन अकेडमी चालू करी है, जहाँ पे ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग कराई जाएगी। यहाँ पे होनहार बच्चों को जो 10वीं पास है और जिनके पास पासपोर्ट है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, तो इनको ड्रोन कैसे चलाते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग DGCA अप्रूव्ड रहेगी ये ट्रेनिंग, और इसके बाद वो फिर ड्रोन के एरिया में अलग अलग जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसको तलाश कर सकते हैं। इस मौके पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के उप निदेशक ने कहा कि हरियाणा में प्रशिक्षित ड्रोन पायलट की मांग बढ़ रही है, जिसके चलते CSC सेंटर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्थापित करने जा रहे हैं। अकेडमी संचालक ने बताया कि टीम की स्वीकृति मिलने के बाद इसे जल्द शुरू किया जाएगा। सेंटर खुल भी चुका है और एक भारत सरकार जो CS उड़ान अकेडमी है वो भी अपना यहाँ सेटअप करने जा रही है। तो उनका इंस्पेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है, तो इंस्पेक्शन के बाद RPT ओपन हो जाएगा। तो खेतीबाड़ी के लिए जो एग्री ड्रोन के पायलट्स हैं उनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। जी, हम ड्रोन एकेडमी खोल रहे हैं CSC उड़ान एकेडमी के साथ, और अभी इंस्पेक्शन जैसे ही हमारी अप्रूव हो जाती है एंड देन विल स्टार्ट दी एकेडमी। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस ऐतिहासिक समझौते पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच हुए आज के समझौते से दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित 123 गांवों का विवाद समाप्त हो जाएगा। दोनों राज्य सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि इन विवादित गांवों के संबंध में यह समझौता अंतिम होगा और भविष्य में कोई भी राज्य किसी भी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का समाधान एक विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष पूर्वोत्तर की स्थापना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। केंद्रीय खाद्य निगम के हरियाणा क्षेत्र कार्यालय के उप महाप्रबंधक प्रदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में FCI द्वारा अब तक 47 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा भारतीय खाद्य निगम हरियाणा को 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य दिया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सीजन की शुरुआत में बारिश से गेहूं की उपज को थोड़ा नुकसान हुआ है, जिसका केंद्र ने तुरंत संज्ञान लेकर किसानों को राहत दी। के लिए हरियाणा राज्य में भारत सरकार ने 75 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए हमने अभी तक लगभग 41 लाख मीट्रिक टन खरीद चुके हैं और मंडी में आवक 47 लाख मीट्रिक टन है। इस सीज़न के शुरुआत में जो हल्की बारिश हुई थी उससे ये अनुमान था कि शायद कुछ क्षति हुई है, लेकिन जिस प्रकार से आवक मंडियों में आ रही है उससे लगता है कि कोई विशेष क्षति उपज को नहीं हुई है
और जो टारगेट हमारा 75 लाख मीट्रिक टन का था वो हम लोग प्राप्त कर लेंगे। उप महाप्रबंधक ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं की आवक करनाल, कैथल और जींद की मंडियों में हुई है। भंडारण की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के पास 44 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता है, जिसमें अभी तक 16 लाख मीट्रिक टन का उठान कर लिया गया है। उपज है बड़ी तेजी से मंडियों में आती है, जिसकी वजह से वहाँ मंडी में स्थान की कमी रह जाती है और बहुत तेजी से हमको उठान करना होता है। तो ये उठान को स्पीड अप करने के लिए, उसकी गति बढ़ाने के लिए हम लोग मंडियों से सीधे रेक लोड करवा के भी दूसरे राज्य में भेज रहे हैं। तो सभी मंडियों में वो खरीद शुरू होने से पहले ही कर दिए गए थे और वो लोग उठाकर हमारे गोदामों में लेके जा रहे हैं। भारत में कृषि केवल खाद्य उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि रोजगार देने वाला एक प्रमुख क्षेत्र भी है। स्वतंत्रता के बाद कृषि ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान दिया। अब हिस्सा लगभग 18% है, जिसका मतलब है कि आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा इस 18% पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने के इच्छुक हैं, जिसके लिए नवाचार नितांत आवश्यक है। उन्होंने 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए थे। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। हिसार के हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान में कल संपन्न हुए हरियाणा सब जूनियर राज्य स्तरीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में जींद ने कुरुक्षेत्र को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। जींद ने कुरुक्षेत्र को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले तीसरे स्थान के लिए सोनीपत और हिसार के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में सोनीपत ने 4-0 से जीत दर्ज कर कांस्य पदक जीता। हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक ने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया है। फाइनल खेला गया जिसमें सोनीपत ने हिसार को हराकर विजय प्राप्त की और बॉयज सेक्शन में जींद ने कुरुक्षेत्र को 3 बड़े संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह था क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है सब जूनियर लेवल की जिसके अंदर बच्चों को एक अपना एक्सपोज करने का मौका मिलता है कि खेल के जब यहाँ से ही फिर वो जूनियर लेवल पे जाते हैं, फिर सीनियर लेवल पे जाते हैं, तो उनके लिए कि ये नीचे का सबसे स्टार्टिंग का बेस होता है जहाँ से उनको एक ऐसे कंपटीशन मिलते हैं, वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। वहीं हॉकी खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतियोगिता में बहुत कुछ सीखने को मिला है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के उत्थान के लिए काफी प्रयास कर रही है। उनका अगला लक्ष्य राष्ट्रीय टीम में शामिल होकर ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। क्योंकि हरियाणा सरकार ट्रफ भी दे रही है हमें प्रैक्टिस के लिए, स्टेडियम बनवा रही है। पंचकुला में अभी नया स्टेडियम बनाया है हॉकी के लिए, अच्छी फैसिलिटी दे रही है। हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, बहुत सीखने को मिला और हमें जीतने ही आए थे और जीत के ही गए हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड 17 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनों ने उपभोक्ताओं की संख्या दुगनी कर 31 करोड़ 26 लाख करने में की मदद।
मुख्यमंत्री ने पानीपत के संगपुरा में दिल्ली पैरेलल नहर के विस्तारीकरण व जीर्णोद्धार के लिए 304 करोड़ रुपए के कार्य का किया शिलान्यास। राज्य सरकार कमलेश ढांडा के कैथल के धनौरी गांव में संत श्री धन्ना भगत के 3 दिवसीय जयंती समारोह की शुरुआत की। और प्रदेश के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का चौथा चरण 28 अप्रैल से होगा शुरू, चिन्हित परिवारों को देंगे जानकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।